सो हे गाइस, टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉड सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि ग्रैंडमा चिन्मो को ले जाते हैं अपने साथ में जंगल के अंदर, जहां पर वो उसके लिए बनाने वाली होती हैं एक बहुत ही खास तरीके के आवरण को, जो कि वो बनाती हैं एक डियर की शैडो को कैप्चर करके। लेकिन ऐसा करते हुए उनको देख लिया होता है कुछ मास्टर्स ने, जो कि ये कहने लग जाते हैं कि तुम असल में यूज कर रही हो डीमन कल्ट की पावर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रैंडमा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जहां से चिन्मो अपनी जान बचा के भाग रहा था, जिसके पीछे उस मास्टर के 5 डिसाइपल्स पड़े हुए थे चिन्मो को पकड़ने के लिए। जहां पर हमें दिखाया गया था कि चिन्मो भागते हुए अपनी बॉडी के अंदर कुछ न्यू पावर्स को अनलॉक कर चुका था, जहां से चिन्मो इन लोगों को ले जाता है एक बहुत ही हॉरिबल रुइंस वाली जगह पे। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उसी रुइंस वाली ही जगह को, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और हॉरिबल लग रही थी। वो जो 5 ही डिसाइपल्स होते हैं उनकी भी सांसें अटकने लगी थी यहाँ पर आने की वजह से। साथ ही तभी हमें चिन्मो को दिखाया जाता है उन्हीं पहाड़ियों के ऊपर, जो कि जैसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है तब भी अचानक से ही उसके पीछे से एक छुपे हुए मॉन्स्टर की आंख खुल जाती है। नजारा भी देखने में सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है वो कई सालों से सोया हुआ था और वो जैसे ही उठता है तो यहाँ का यह पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट कर नीचे गिरने लगा था। चिन्मो जैसे तैसे करके खुद को बचाता है और वहीं पर ही लटक जाता है, लेकिन जो काफी बड़े बड़े साइज के रॉक नीचे गिर रहे थे, उनसे बचने के लिए ये 5 ही डिसाइपल्स तुरंत ही भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जो कि तुरंत ही दूसरी जगह पे आ चुके थे। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जिसने पूरे के पूरे माउंटेन को ही ब्रेक कर दिया था, जो कि एक्चुअली में होता है एक मॉन्स्टर एप, जिसके चेहरे के ऊपर लटका हुआ होता है चिन्मो। इसकी वजह से गुस्से में आकर वो एप दहाड़ने लगता है। हम ये देख पाते हैं कि उस मॉन्स्टर एप का साइज सच में काफी ज्यादा ही बड़ा था और चिन्मो के उसके ऊपर लटके होने की वजह से उसकी जान भी खतरे में आ गई थी, क्योंकि चिन्मो उसको छोड़ नहीं रहा था और वो और भी ज्यादा जोरों के साथ में दहाड़े जा रहा था, जिसकी वजह से अचानक से ही चिन्मो का हाथ छूटता है और वो गिरने लग जाता है नीचे। देख पाते हैं कि चिन्मो के साथ साथ नीचे की तरफ काफी सारे रॉक्स भी गिर रहे थे, जिसकी वजह से चिन्मो तुरंत ही अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस और अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करता है खुद को बचाने के लिए। इसने काफी शानदार एंट्री के साथ में खुद को बचा लिया था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी, क्योंकि अभी ये 5 ही डिसाइपल्स चिन्मो की जान लेने के लिए उसी के सामने ही खड़े हुए थे, जिनमें से जैसे ही एक बंदा अटैक करने के लिए जाने वाला था चिन्मो के ऊपर, तो फिर उसी मोमेंट पर वो मॉन्स्टर एप बहुत ही जोरों का हमला कर देता है इन लोगों के ऊपर, जिस अटैक की वजह से जमीन फट जाती है और वो जो बंदा चिन्मो के ऊपर हमला करने वाला था वो भी इंजर्ड हो चुका था। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि चिन्मो भी इंजर्ड होके हो जाता है अनकॉन्शियस, और वो बंदा भी जैसे तैसे करके खुद को बचा पाया था। अभी अब वो मॉन्स्टर एप बड़े से रॉक के ऊपर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को चुनौती देने लगता है। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर वो वॉरियर गर्ल तुरंत ही उसके पास में आ जाती है। इसका लीडर ब्रदर चू ये कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये डीमन है, इस जगह का मालिक है और ये हम लोगों को ना तो यहाँ पर रहने देगा और ना ही कुछ और करने देगा। जिस मूवमेंट पर अब वो डीमन एप आ जाता है नीचे और ये कहने लगता है कि मैंने उस छोटे बच्चे को जान से मार दिया। जो बात कहने के बाद वो बहुत ही जोरों के साथ में इन लोगों के सामने दहाड़ने भी लगता है। जैसे ही ब्रदर चू देखता है कि ये डीमन एप बोल सकता है इंसानों के ही जैसे, कहने लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर ओपन कर चुका है अपनी स्पिरिचुअल विजडम को, जिसकी वजह से इसके अंदर सूझबूझ और समझदारी भी आ चुकी है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर, मेंटल पावर और फिजिकल पावर सभी की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतना तो कह ही सकते हैं कि ये 5 उसको चाहकर भी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बीस्ट कल्टीवेशन में पहुंच चुका होता है अपर रियल में। जो बात सुन के तभी उन 5 डिसाइपल्स में से एक ये कहने लग जाता है कि हम उसके दुश्मन नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी दूसरा बंदा ये कहने लगा था कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम इस डीमन को ऐसे ही छोड़ दें, जो कि तबाही मचा रहा है और हम लोगों के सामने अपनी ताकत को दिखा रहा है। वॉरियर गर्ल भी ये कहने लग जाते हैं कि भले ही इस डीमन एप ने हमारे सीनियर ब्रदर चू को इंजर्ड कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग उस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, उसको तो यहाँ से मार कर ही जाएंगे। जिस मोमेंट पर तभी वो डीमन एप यहाँ पर देखने लग जाता है चिन्मो को और ये कहता है कि देखो मैंने मार दिया है इस छोटे को, इसकी तो सांसें भी रुक चुकी हैं, इसकी बॉडी मूवमेंट भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर वाकई में देखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे कि चिन्मो मर चुका हो। उसके चेहरे से खून निकल रहा था और उसकी जीभ भी बाहर आ चुकी थी। इन 5 को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये बच्चा वाकई में इतने जल्दी मारा गया। जिस मोमेंट पर तभी वो डीमन एप उठाने लग जाता है चिन्मो के हाथों को, उसको हिला डुला रहा था, लेकिन चिन्मो की बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इसकी वजह से ब्रदर चू को शक होने लग जाता है कि क्या ये वाकई में मरा भी है या फिर नहीं। ये चीज देखकर वो डीमन एप तो काफी खुश हो रहा था, लेकिन हम देख पाते हैं कि चिन्मो अभी भी जिंदा होता है। वो तो बस इन लोगों को दिखा रहा था कि हमले की वजह से उसकी जान चली गई, कि अब तभी ये डीमन एप उठा लेता है चिन्मो को पैर पकड़ के, जिसको वो यहाँ से वहाँ पर हिला रहा था और चिल्ला रहा था कि मैंने इस बच्चे को जान से मार दिया। इन 5 को ये दिखा रहा था कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो
तुम लोग भी ऐसे ही मारे जाओगे। लेकिन तभी हम चिन्मू को देख पाते हैं जिसने गलती से अपनी आंखें खोल ली थी, जिसके ऊपर नजर होती है उसी वॉरियर गर्ल की, जो कि अपने साथियों से कहती है कि देखो ये तो केवल मरने का नाटक ही कर रहा था, इसीलिए हम लोग अब किसी भी हाल में इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। जो बात सुनते ही वो डीमन एप तुरंत ही देखने लग जाता है चिन्मू की बॉडी को, जहाँ पर चिन्मू अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शन का यूज करता है उसके अटैक से खुद को बचाने के लिए। जिस डीमन एप ने भले ही अपना एक काफी खतरनाक हमला किया होता है चिन्मू के ऊपर, लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि उसने बहुत ही आसानी के साथ में उसके हमले को डॉज कर दिया था, जिसकी वजह से डीमन एप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने हाथ पैरों को यहाँ से वहाँ पर पटकने लगता है। उसको गुस्सा ही इतना ज्यादा आ चुका था कि वो यहाँ से वहाँ पर रॉक्स को भी उठा के फेंक रहा था, जिनमें से एक रॉक जैसे ही ब्रदर चू से टकराने वाला था, अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पांचों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब इन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो चिन्मू होता है वो उसी डीमन एप की बॉडी पे ही यहाँ से वहाँ पर उछल रहा था, अपने आप को बचा रहा था, हम लोग को डॉज कर रहा था। जहाँ से जंप लगाते हुए चिन्मू ने तभी बजा दी होती है एक विसिल को, लेकिन उसकी विसिल बजाने की जो टेक्निक होती है वो कोई मामूली नहीं होती, क्योंकि उसकी विसिल बजाने की वजह से यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी के पास में पहुंच जाता है एक बहुत ही खास तरीके का सिग्नल, जिनमें से जो सबसे खास होता है वो होता है वही स्पिरिचुअल डियर। इसके पास में सिग्नल पहुंचा दिया गया था कि उसके साथियों को किसने मारा है, जिसकी वजह से अब वही स्पिरिचुअल डियर सिग्नल देने लग जाते हैं उसी डीमन एप को, जो कि असल में होता है यहाँ का रक्षक और वो कोई भी गड़बड़ नहीं होने देता जंगल के अंदर। और अब उस डीमन एप को जैसे ही सिग्नल मिला होता है कि इन पांचों ही डिसाइपल्स ने मार दिया है काफी सारे डियर्स को, तो तुरंत ही उसका एंगर पहुंच जाता है एकदम हाई लेवल पर। साथ ही साथ उसके सामने जो डिसाइपल्स खड़े हुए थे वो भी डर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की स्वॉर्ड्स के ऊपर लगा हुआ होता है उन्हीं मर चुकी डियर्स का खून। डीमन एप चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ चुका था। जिस डीमन एप ने अब तुरंत यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके दुश्मन उसके सामने खड़े हुए थे जिंदा। माउंटेन्स को फोड़ के इन लोगों के ऊपर फेंकने लगता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जहाँ से अब तुरंत ही मौका मिल चुका होता है चिन्मू को अपनी जान बचाने का और यहाँ से भाग निकलने का, क्योंकि ये जो डीमन एप होता है वो फुली टारगेट हो चुका होता है इन पांचों ही डिसाइपल्स को जान से मारने के लिए। बच्चों के साथ ये कहने लग जाते हैं कि तुमने वहाँ पर हिरणों को मारने का आदेश क्यों दिया था, तुम ये देख ही सकते हो कि इसकी वजह से हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि वो छोटा बच्चा जानबूझकर हम लोगों को वहाँ पर ले गया था। चिन्मू जब भागते हुए जा रहा था तो वो ये सोच रहा था कि इन लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर ने हमेशा ही उसको सिखाया है कि सभी की मदद करो। यहाँ से भागते हुए चिन्मू को चिंता हो रही होती है अपनी ग्रैंड मदर की, क्योंकि उसे ये नहीं पता क्या कि ग्रैंड माँ उन पांचों ही मास्टर्स का मुकाबला कब तक कर पाएंगे। जिसके बाद में अगले ही सीन में दिखाया जाता है भागती हुई ग्रैंड माँ को, जिसके ऊपर वो मास्टर्स हमला कर रहे थे, जिनसे बचते हुए ग्रैंड माँ यहाँ से भागे जा रही थी, जो कि उस वैली में पहुंच चुकी थी जहाँ पर उन हिरणों को मारा गया था। लेकिन तभी इसी मोमेंट पर वो मास्टर सामने आ जाते हैं और घेर लेते हैं ग्रैंड माँ को। लेकिन ग्रैंड माँ को अपनी चिंता नहीं होती, बल्कि हो रही होती है चिन्मू की, क्योंकि उनके सामने यहाँ पर काफी सारे हिरणों की डेड बॉडीज डली हुई थी। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, जिनके हमले को उन्होंने काफी आसानी के साथ में डॉज भी कर दिया था। लेकिन इसकी वजह से अब तो उनको घेर लिया होता है चारों ही तरफ से, जहाँ पर तभी इन मास्टर्स का लीडर ये कहने लग जाता है कि जूनियर, अब हम लोगों को तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए बनाना होगा एक 5 एलिमेंटल डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को, क्योंकि केवल यही इकलौता ऐसा तरीका होता है जिसकी मदद से किसी भी डीमन को तुरंत के तुरंत ही खत्म किया जा सकता है। तो मास्टर कहते हैं कि तुरंत इस डीमन को जान से मार गिराओ, क्योंकि तभी बचाया जा सकता है हमारे राइटर्स पाथ को। जब तक डीमंस को नहीं मारा जाएगा आखिर इंसानियत को कैसे बचाया जा सकता है, जिसकी वजह से अब तुरंत ही ये पांचों ही मास्टर समन करने लग जाते हैं डीमन रिफाइनिंग फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि अब यहाँ पर बन चुकी होती है 5 फॉर्मेशंस। तभी फिर ग्रैंड माइल लोगों से ये कहने लग जाते हैं कि काफी समय हो चुका है जब से मैंने डाजू को छोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि डाजू के लोगों ने इस वॉर्डमैनशिप को काफी बेहतरीन तरीके से सीखा है। इस बात की तो मुझे तुम लोगों से ज्यादा खुशी हो रही है। इस मोमेंट पर इन लोगों ने अपने अपने फॉर्मेशंस का यूज करते हुए स्वॉर्ड अटैक करना शुरू कर दिए थे ग्रैंड माँ के ऊपर, जिन अटैक से ग्रैंड माँ खुद को बहुत ही शानदार तरीके से बचा रहे थे, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर स्वॉर्ड्स की संख्या बढ़ जाती है वो तुरंत अपने नीडल्स और अपने थ्रेड्स का यूज करने लग जाती हैं उन्हीं स्वॉर्ड्स को पकड़ने के लिए। स्वॉर्ड को पकड़ने की और उनको स्विंग करने की पावर सच में बहुत ही कमाल की थी, कि जिस तरीके से उन्होंने स्वॉर्ड से स्वॉर्ड को टकराना शुरू किया था, इन मास्टर्स की एक भी स्वॉर्ड ग्रैंड माँ को टच भी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से अब तभी मेन मास्टर यूज करने लग जाते हैं दोबारा से अपनी स्वॉर्ड्स को, जहाँ पर एक ही बार में काफी सारी स्वॉर्ड टकराने को जा रही थी ग्रैंड माँ से। लेकिन उनकी जो स्किल्स होती है वो इतनी ज्यादा कमाल की हो चुकी थी, उनके थ्रेड्स ही स्वॉर्ड्स को रोक लेते हैं, लेकिन संख्या बढ़ने की वजह से कुछ थ्रेड यहाँ
पर टूट जाते हैं और स्वॉर्ड सीधी जाके लग जाती है ग्रैंड माँ के सीने में, इसकी वजह से इन मास्टर्स को लगता है कि शायद उन्होंने फाइनली खत्म कर दिया है इस डीमन लेडी को। लेकिन ये तो असल में होती है ग्रैंड माँ की चाल और एक इल्यूजन, क्योंकि वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करते हुए पहुंच जाते हैं उन्हीं मास्टर्स के ही पास में, जिनकी बॉडी के अंदर वो अपनी नीडल्स को भी चुभाने लगती हैं, जो कि कोई ऑर्डिनरी नीडल तो होती नहीं है जिससे इतनी आसानी के साथ में बचा जा सके, क्योंकि वो यहाँ पर एक एक करके सभी के सभी मास्टर्स के पास में पहुंच रहे थे, जिनकी बॉडी के अंदर नीडल को चुभाने की स्किल भी बहुत ही ज्यादा शानदार थी। पांचों की ही बॉडी में नीडल को चुभाने के बाद अब वो यूज करने लग जाते हैं अपने थ्रेड को, जो थ्रेड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ था कि वो इन पांचों के पांचों मास्टर्स को एक ही बार में पकड़ भी लेती है, जिनके अब यहाँ से भाग पाने के चांसेस तो ना के बराबर थे। मास्टर ये कहने लग जाता है कि डेविल, मानना पड़ेगा तुमने अपने पावर्स को बहुत ही शानदार तरीके से छुपाया, तुमने पहले हमें ये प्रिटेंड करवाया कि तुम कमजोर हो और समय आने पर अपनी पावर्स को दिखाते हुए हम सभी के सभी लोगों को कैप्चर भी कर लिया। जिसके बाद अब ग्रैंड माँ यहाँ पर एक थ्रेड के ऊपर चढ़ते हुए जाने लगती है इन्हीं मास्टर के ही पास में। वो ये कहने लग जाती है कि काफी समय हो चुका है जब से मैंने अपने अपर क्लॉथ्स को रिफाइन नहीं किया, और मुझे खुद भी ये पता नहीं था कि मेरी स्किल्स इतनी ज्यादा कमाल की होंगी। मुझे तो लगता था कि शायद मेरी स्किल्स रस्टी हो गई होंगी। इसके बाद अब ग्रैंड माँ पहुंच जाती है एक मास्टर के पास में और निकाल लेती है अपनी एक सीजर को, जो कि वो घुसाने वाली होती है उसी मास्टर की ही आंख के अंदर। लेकिन तभी अचानक से ही उस मास्टर ने अपने मुंह से एक अटैक कर दिया होता है ग्रैंड माँ के ऊपर। इसकी वजह से अचानक से ही हजारों की तादाद में स्वॉर्ड निकलती हैं और अटैक करने लग जाती हैं ग्रैंड माँ के ऊपर। तो मास्टर ये कह रहा था कि तुमने क्या मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझ के रखा है, जो कि मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें अपने आप को मारने दूंगा। हम पांचों के पांचों ही मास्टर्स बिलोंग करते हैं ली जियांग से, जहाँ की मोस्ट पावरफुल और टेरिफाइंग टेक्निक्स हम लोगों को ही आती है। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम इतनी आसानी के साथ में हम लोगों को जान से मार पाओगी? बस थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि हमारे डिसाइपल तुम्हारे छोटे बच्चे को पकड़ के लाते ही होंगे। और ये जो स्वॉर्ड्स ग्रैंड माँ के पास में उनको मारने के लिए पहुंच चुके थे, खुद को बचाने के लिए वो यूज करने लग जाते हैं अपनी नीडल्स का। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उन पांचों ही डिसाइपल्स को, जो कि अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भागे जा रहे थे, क्योंकि डीमन एप ने इन सभी के सभी लोगों की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। बहुत ही बड़ी बड़ी रॉक्स को इन लोगों के ऊपर फेंक रहा था इन्हें जान से मारने के लिए। ये लोग भागते हुए तो जा रहे थे, लेकिन अभी भी ये डीमन एप इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से मूड बना चुका था इन लोगों को जान से मारने के लिए। वो तो उसकी बॉडी ज्यादा बड़ी होने की वजह से उसके रिफ्लेक्शंस उतने ज्यादा फास्ट नहीं होते, इसकी वजह से वो इन लोगों को मार तो नहीं पाता, लेकिन मार मार के भगाता जरूर है। इसी की बड़ी ही मुश्किल के साथ में ये पांचों ही डिसाइपल्स अपनी जान बचा पाए थे। एक जगह पे आने के बाद बिल्डर चू कहता है कि फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर आ ही चुके हैं, क्योंकि डीमन एप कभी भी अपने इलाके को छोड़कर नहीं आएगा। इसकी वजह से उसकी टेरिटरी से बाहर आ जाने से उसका तो खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था कि चिन्मू इन लोगों के हाथों से जा चुका है। आखिर वो लोग इस बात का जवाब अपने मास्टर्स को कैसे दे पाएंगे कि पूरे 5 डिसाइपल्स मिलके एक छोटे से बच्चे को तक नहीं पकड़ पाए। जो बात सुन के वो वॉरियर गर्ल ये कहने लग जाती है कि वो इतनी आसानी के साथ में यहाँ से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि जब चिन्मू यहाँ से जा रहा था तो उसने उसकी बॉडी के ऊपर लगा दिया होता है एक स्पिरिचुअल ट्रैकर को, जिससे कि चिन्मू जैसे ही अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करेगा उसकी लोकेशन के बारे में इन लोगों को पता भी चल जाएगा, और साथ ही साथ इस चीज के बारे में चिन्मू को भी पता नहीं चलेगा कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही चिन्मू के बारे में पता लगाने के लिए भेज देती है अपनी कॉन्शियसनेस को, जो कि एकदम लाइट की स्पीड से जाती है और तुरंत ही पहुंच जाते हैं चिन्मू की एकदम करेक्ट लोकेशन के सामने, जिसको चिन्मू चाह के भी देख नहीं सकता था, उसे पता भी नहीं चलता कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। जिसकी लोकेशन के बारे में पता चलते ही वॉरियर गर्ल ये कहने लग जाती है कि मुझे पता चल चुका है जिस डायरेक्शन में ये पांचों के पांचों अपने फुल स्पीड के साथ में भागना भी शुरू कर दिए थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शुरुआत होने वाली होती है डार्कनेस की, यानी कि अंधेरा होने वाला था, और चिन्मू चाह के भी अगर जंगल में रुकेगा तो वो मारा जाएगा। इसी वजह से चिन्मू अपनी फुल रफ्तार के साथ में यहाँ से भाग रहा था। वो पीछे की तरफ देखता है तो अभी फिलहाल में तो उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। इसलिए वो ये कहता है कि फाइनली मैंने इन लोगों से छुटकारा तो पा ही लिया, और वो ये उम्मीद कर रहा था कि उसकी ग्रैंड माँ भी ठीक ही होंगी। लेकिन अब चिन्मू जिस जगह से जा रहा था ये जगह भी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि इसको असल में कहते हैं द ग्रेट रूइंस, जहाँ पर हमें एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर्स के स्केलेटन को डला हुआ दिखाया जाता है, जो कि कुछ नहीं तो हजारों सालों पहले यहाँ पर मर चुके होंगे। चिन्मू ये कहने लग जाता है कि वो पांचों ही वॉरियर यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी गलती उन्होंने डियर को मार के की है, इसकी वजह से जंगल का हर एक मॉन्स्टर उन लोगों को मारने की कोशिश करेगा। चिन्मू ये कहने लगता है कि वो जो डीमन एप था भले ही साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसके नेचर को देख के ये बताया जा सकता है कि वो केवल डराता है बल्कि मारता नहीं है। लेकिन कुछ नहीं तो उसने उन लोगों को कम से कम एक ऐसा सबक तो सिखा ही दिया होगा, इसकी वजह से वो सभी के सभी चाहकर भी किसी को इस तरीके से बुली नहीं कर पाएंगे। और जब चिन्मू इस रूइंस वाली जगह से भागते हुए जा रहा था
फिर तभी उसके सामने उसको नजर आ जाता है एक बहुत ही बड़े साइज का बर्ड, जो कि ये दर्शा रहा था कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है, क्योंकि चिन्मू ने खुद भी अभी तक ऐसे लेवल के बीस्ट देखे नहीं थे। वो बर्ड अब जैसे यहाँ से उड़ने लग जाती है तो चिन्मू भी उसी की डायरेक्शन में ही भाग रहा था, जहाँ पर अब चिन्मू को इस बात का रियलाइज हो चुका था कि उसने उन बंदों के साथ में अपना कुछ ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से अब उसको इस बात का भी डर होता है कि क्या वो समय रहते पहुंच पाएगा वापस से गांव के अंदर, कि अगर वो अंधेरा होने से पहले वापस गांव के अंदर नहीं पहुंचा तो उसकी यहाँ पर आज जान चली जाएगी। वो याद करने लग जाता है अपनी ग्रैंडमा की सिखाई हुई बातों को। उन्होंने उससे कहा था कि चिन्मू, अगर तुम समय रहते और अंधेरा होने से पहले गाँव में वापस नहीं आओगे तो तुम्हें डांसू में बने हुए कुछ खास रुइंस के अंदर छुप जाना होगा, जिससे हो सकता है कि शायद तुम्हारी जान बच जाए। तो चिन्मू ने उनसे पूछा था कि वो तो ठीक है, लेकिन आखिर मुझे इस बात का पता कैसे चलेगा कि वो सही रुइंस कौन सा है जिसके अंदर जाने से मेरी जान बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रुइंस तो काफी सारे होते हैं लेकिन वो उतने ही ज्यादा खतरनाक थे। ग्रैंडमा उसको बताते हैं कि सही चीज का पता लगाने के लिए तुम्हें देखना होगा दो चीजों को। सबसे पहला तुम्हें रुइंस में जाते ही देखना होगा एक स्टोन स्टैचू को। अगर वो वैसे ही नजर आता है जैसे कि हमारे गाँव के अंदर है, बेशक तुम आंख बंद करके भी उस रुइन के अंदर जा सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि तुम्हें पता लगाना होगा यहाँ पर मौजूद एनिमल्स के बारे में। जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी अंधेरा होने से पहले छुप जाते हैं रुइंस के ही अंदर। इसी वजह से जिस डायरेक्शन में भी एलियन चैनलर्स जा रहे हों, तुम्हें भी उन्हीं का ही पीछा करना होगा। बच्चे, मेरी इन बातों को हमेशा ही याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को बचाएंगे। तो चिन्मू ने भी कहा था कि हाँ बिल्कुल ग्रैंडमा, मैं ये सारी की सारी चीजें याद रखूंगा। और आज वो समय आ चुका था जब उन शिक्षाओं की जरूरत पड़ने वाली थी। अभी हम वहीं पर और भी काफी सारे एलियन चैनलर्स को देख पाते हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और वो बढ़ते जा रहे होते हैं किसी रुइन की तरफ। चिन्मू कहने लग जाता है कि जहाँ पर भी एनिमल्स जाएंगे उन्हीं की मदद से मैं भी बच जाऊंगा, क्योंकि ये सभी के सभी अपनी जान बचाने के लिए एकदम सही रुइन के अंदर ही जाएंगे। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं कि चिन्मू को भागते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था। उसके बॉडी के अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम बची थी। वो कहने लग जाता है कि हालांकि मैंने अपने अंदर न्यू स्किल्स को अनलॉक करके अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन इसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स और मसल्स के अंदर इंजरीज भी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर भी कम होने लगी थी। लेकिन अपने बॉडी को कंटिन्यूअसली चार्ज रखने के लिए वो याद करने लग जाता है विलेज चीफ ग्रैंडपा की बातों को। उन्होंने उसको जो टेक्निक सिखाई थी उसके बारे में, साथ ही साथ उन्होंने इसको ये भी बताया था इस टेक्निक की मदद से न सिर्फ केवल तुम्हारी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ वो बॉडी के अंदर हो चुकी इंजरीज को भी हील करने में भी काम में आती है। और स्पिरिचुअल पावर तो लगातार बढ़ते ही रहती है। जो बात रियलाइज होते ही उसने तुरंत ही अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। चिन्मू कहने लगता है कि किसी भी पावर को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है अपनी ब्रीथिंग के ऊपर। अगर उसने ठीक तरीके से अपनी ब्रीथिंग को एडजस्ट कर लिया तो फिर वो अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा पाएगा। अपनी केवल उसी एनर्जी को ही यूज करते हुए जा पाएगा टॉप स्पीड पर। लेकिन ऐसा करते रहने के लिए उसे अपनी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को भी लगातार ही करना होगा, क्योंकि तभी जाकर वो अपनी बॉडी की स्पीड को मेंटेन कर सकता है और इंजरीज से भी खुद को बचा सकता है। चिन्मू यहाँ से भागते हुए ही जा रहा था तभी हमें दिखाया जाता है उसकी स्पिरिचुअल सी को, जिसके अंदर फिलहाल में तो कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। और आज पहली बार चिन्मू ने देखा होता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई दे रहा होता है एक और नया लेवल, जिसको अचीव करने से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों ही चीजें बढ़ जाएंगी। जहाँ तक पहुँचने के लिए चिन्मू ने उठाया होता है एक बहुत ही ऊंची लहर को, लेकिन उस लेवल के सामने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज टाइप का बैरियर बना हुआ था, जो कि चिन्मू को उस तक पहुंचने से रोक रहा था। वो खुद ये सोचने लग जाता है कि आखिर वो अपने न्यू लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी क्या चीज है जो कि उसको रोक रही है उसको नए लेवल तक जाने से। उसकी पूरी की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल पावर से ही चल रही थी, इसीलिए वो ये सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल वॉल है जो कि उसको रोक रही है नए लेवल तक जाने से। तभी अब उसको याद आने लग जाती है अपने एक ग्रैंडपा की बातें, जिन्होंने चिन्मू को ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं 7 टाइप के ग्रेट ट्रीजर्स, जो कि एक तरीके से कहे जा सकते हैं कि ये लेवल होते हैं ह्यूमन बॉडी के। लेकिन इनमें से हर एक लेवल को ब्लॉक किया गया है एक खास तरीके के बैरियर से। इन बैरियर को प्रैक्टिशनर को अपने खुद की स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर से ही ब्रेक करना होता है। इसको ब्रेक करने के बाद और अचीव करने के बाद पहुंचा जा सकता है एक नए लेवल के अंदर। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे कि तुमने प्राप्त कर लिया है एक नया हिडन ट्रीजर। जो बातें याद करने की वजह से अब चिन्मू ये कहने लग जाता है कि इसे कंटिन्यूअसली हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर वो उस बैरियर को ब्रेक थ्रू कर पाएगा और पहुंच पाएगा अपनी पावर्स के नए लेवल में। अगर वाकई में चिन्मू खुद से ही ये नया लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है, ये चीज उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर के लिए एकदम सरप्राइज से कम नहीं होगी। इस मोमेंट पर अब दोबारा से चिन्मू के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उठने लग जाती है काफी ऊंची ऊंची लहरें, जिन सभी के सभी लहरों को पार करते हुए और स्पीड के साथ में जाते हुए चिन्मू पहुंचने वाला होता है नए लेवल के पास में। जो लहर फुल रफ्तार और फुल ताकत के साथ में टकरा जाते हैं उसी स्पिरिचुअल वॉल से। लेकिन ये ब्लॉकेज इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि चिन्मू
चिन्मू उसको ब्रेक नहीं कर पाता बल्कि नीचे गिर जाता है घायल होकर। लेकिन चिन्मू के उस स्पिरिचुअल वॉल से टकराने की वजह से तभी अचानक से ही उसके सामने अपीयर हो जाती है काफी सारी इंचेंटिंग, जिन्होंने एक झटके के साथ में चिन्मू को काफी पीछे धकेल दिया था। इंचेंटिंग चिन्मू के सामने आने की वजह से वो खुद भी शॉक हो गया था। लेकिन साथ ही साथ चिन्मू को काफी सारी आवाजें भी आने लगती हैं, जिनके बारे में सोच रहा था कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर बात किस बारे में हो रही है। जिस मोमेंट पर अब चिन्मू को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी चारों तरफ ही बहने लगा हो लावा, जो लावा चिन्मू को जलाता तो नहीं है लेकिन उसको अपने साथ में बहाकर ले जाने लगता है। इनमें से भी कुछ भी चिन्मू को समझ में भी नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और ये लावा ब्रेक करते हुए जाने लग जाता है उसी नए लेवल के अंदर। इसके साथ में चिन्मू भी आगे बढ़ रहा था और अब लगने लगता है कि फाइनली वो ब्रेक थ्रू करने वाला है अपने एक नए लेवल को, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंडमा को, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी नीडल्स का यूज करते हुए उन हजारों स्वॉर्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो मास्टर ये कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर जिस स्वॉर्ड पिल से हमला किया था उसके अंदर छुपी हुई होती है 6842 स्वॉर्ड्स, जो सारी की सारी तुम्हारे इतनी ज्यादा करीब थी कि अगर कोई और होता तो वो अभी तक मारा जा चुका होता। लेकिन फिर भी उनमें से एक भी स्वॉर्ड तुम्हें टच भी नहीं कर पाई। अब तो मैं ये चीज दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि तुम यहाँ की नहीं हो, तुम एक ऐसी अननोन पर्सन हो जो कि रखती है इविल पावर्स को। जैसा तक मैं जानता हूँ उसके हिसाब से डीमन सेक्ट के अंदर कोई भी ओल्ड वुमेन नहीं है जो कि तुम्हारे जैसी हो या तुम्हारी लेवल की पावर्स को रखती हो। मुझे बताओ कि तुम असल में हो कौन, तुम्हारी आखिर पहचान क्या है। अभी हम देख पाते हैं कि ग्रैंडमा की बैक साइड में लगी हुई होती है एक स्वॉर्ड, जिसको निकालने के लिए वो यूज करती है अपनी थ्रेड को। लेकिन उस स्वॉर्ड के निकलने की वजह से ग्रैंडमा की बॉडी के अंदर से कुछ खास तरीके की गैसेस निकलने लगी थी। वो चीज देखकर ये पांचों ही मास्टर्स एकदम ही शॉक हो गए थे कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया। लोगों को अब ये पता चल चुका था कि ये जो ओल्ड लेडी है वो रियलिटी में ओल्ड नहीं है, इसने तो असल में अपनी बॉडी के ऊपर स्किन को चढ़ा के रखा है। ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि तुमने मेरी स्किन को हर्ट कर दिया, जिनकी वॉइस अब ओल्ड लेडी की जैसे नहीं बल्कि एक यंग लेडी के जैसे थी। जिससे वो मास्टर कहने लगता है कि अभी मैंने तुम्हारी रियल वॉइस को सुना है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। तुम तो असल में डीमन सेक्ट की ही लीडर। जिसके इतना कहते हैं ग्रैंडमा ने इन लोगों की बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया था, ये पांचों ही मास्टर्स की बॉडी एक ही धमाके के साथ में खत्म हो जाती है, जिससे कि अगले ही पल इन पांचों ही मास्टर्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद ग्रैंडमा अपने सभी थ्रेड्स को वापस रख लेती हैं और ये कहने लगती हैं कि जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मौजूद होते हैं ग्रैंडपा 2G, जिनसे ग्रैंडमा ये कहने लग जाते हैं कि मुझे बताओ जरा कि आखिर तुम कितने समय से ये सारा का सारा नजारा देख रहे थे। ग्रैंडपा 2G कहते हैं कि मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ, मैंने और कुछ भी नहीं देखा। ग्रैंडमा ये कहने लग जाते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं, लेकिन अगर तुमने बातों को नहीं सुना है तब तो ठीक है। तभी ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि मैंने कुछ समय पहले एक कहानी को सुना था, जो स्टोरी है ली टियानजिंग की, और वो है डीमन कल्ट का लीडर, जिसके बारे में मैंने सुना था कि उसने बहुत ही बेवकूफों वाली हरकत को किया था, क्योंकि वो समय की सबसे ब्यूटीफुल डेमोनिक सेंट के प्यार में पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और उस डेविल के साथ में शादी कर ली, जिसका खामियाजा तो बेशक उसको भुगतना ही था। जिस रात ली टियानजिंग की नई शादी हुई थी, उसी डेविल लेडी ने ली टियानजिंग को जान से मार दिया, जिसकी प्लानिंग वो सैकड़ों सालों से करती आ रही थी। इसके बाद उसने पूरे के पूरे डेमोनिक कल्ट को हथिया लिया और साथ ही साथ उसने एक एक करके डीमन कल्ट के सभी के सभी एल्डर्स और मास्टर्स को भी जान से मार दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो डीमन लेडी वहां से भाग निकली, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है कि आखिर वो कौन थी और कहां पर गई। यानी कि ग्रैंडपा 2G का इशारा होता है ग्रैंडमा की तरफ। तभी ग्रैंडमा ये कहने लग जाती हैं कि मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में एक अमेजिंग सी स्टोरी को सुना था, जो कहानी होती है एक चोर की और उसके पास में होती है बहुत ही फास्ट स्पीड। इसके पास में 2 टांगे थी और वो कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं होता था। लेकिन जब एक बार उसने यान कांग किंगडम से इंपीरियल डिस्क को चुरा लिया, तो उसके बारे में पता चल चुका था यान कांग के इंपीरियल मास्टर को, जिन्होंने सजा के तौर पर उस चोर की एक टांग को काट दिया था। शुक्र की बात तो ये थी कि उसकी जान बच गई थी इंपीरियल गार्ड्स के हाथों से, जिसके बाद फिर उसको कभी भी नहीं देखा गया यान कांग किंगडम के अंदर। इंपीरियल मास्टर यान कांग जाने माने गॉड्स में से एक है, लेकिन फिर भी उनके हाथों से वो चोर बच के निकल आया था। मुझे यकीन है जरूर से उनके पास में अभी भी उस चोर की एक टांग तो होगी, क्योंकि उन्हें इंतजार होगा कि जरूर से इस टांग का ओनर उनके पास में आएगा वापस लेने के लिए। ग्रैंडपा 2G ये कहने लग जाते हैं कि देखो हम सभी के सभी हैं एक विलेज से और हम सभी हैं लूजर्स, और मैंने पहले भी सभी से कहा था कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के सीक्रेट को कभी भी रिवील नहीं करेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आज से बन चुका हूँ गूंगा और बहरा। कहते हैं कि तुम चाहे कुछ भी करो, बस ये हरकतें कभी भी चिन्मू को मत सिखाना। जरूर से चिन्मू ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा मेरी हेल्प करने के लिए। ग्रैंडपा 2G कहने लगते हैं कि नहीं, तुम जब इन पांचों ही मास्टर्स के साथ में फाइट कर रहे थे तो वो नजारा काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था, इसीलिए विलेज चीफ ने मुझसे कहा था कि मैं वहां पर जाऊं और देख कर आऊं कि आखिर क्या हुआ। जैसे कि ग्रैंडमा कहती हैं
कि फिर आकर चिन्मू कहाँ है, क्या वो वापस गाँव में नहीं आया। ग्रैंडपा टूजी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो उसको आते हुए देखा भी नहीं। जो बात सुनते ही ये दोनों के दोनों जाने लगते हैं चिन्मू को बचाने के लिए, जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जंगल के अंदर डार्कनेस बढ़ते जा रही थी और साथ ही हमें चिन्मू को दिखाया जाता है जो कि डार्कनेस से बचने के लिए जा रहा था रुइंस की तरफ। अंधेरा हो चला था और वो जो बीस्ट होते हैं वो भी काफी आगे निकल चुके थे। चिन्मू की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी टेंशन भी बढ़ चुकी थी कि अब आखिर उसको क्या करना चाहिए कि बहुत ही जल्द अब यहाँ पर अंधेरी रात हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमें उन पांचों ही डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि पहुंचने वाले होते हैं चिन्मू के पास में। सीनियर चू ये कहने लग जाता है कि ये डाजू बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अंधेरे से भरी हुई जगह है। जरूर से वो बच्चा अपने आप को बचाने और छुपाने के लिए ही जा रहा होगा, इसीलिए हम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए उसे ही फॉलो करना होगा। तभी हम उड़ते हुए मॉन्स्टर्स बर्ड्स को देख पाते हैं और साथ ही साथ नीचे आते हुए जानवरों को भी देख पाते हैं जिनको देख रहा था चिन्मू। और उसने यहाँ पर आज पहली बार इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ ही देखा था, जहाँ पर बहुत ही सारे मिस्टीरियस तरीके के और मॉन्स्टर्स तरीके के बीस्ट होते हैं। कुछ पानी में रहने वाले, कुछ जमीन पर रहने वाले, तो कुछ हवा में रहने वाले। सभी के सभी बीस्ट तेजी के साथ में ही जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, जिनमें से कुछ रेंगते हैं तो कुछ लुढ़कते हैं तो कुछ दौड़ते हैं तो कुछ उड़ते भी हैं, जिनके दौड़ने और भागने से इतना ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पर मौजूद आसपास के पहाड़ भी हिलने लगे थे। जिन सभी के सभी बीस्ट पर नजर होती है चिन्मू की, लेकिन चिन्मू को अभी तक एक बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये सारे के सारे बीस्ट उसी डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हैं जहाँ से अंधकार आ रहा था, जहाँ से अंधकार की शुरुआत हो रही थी। लेकिन तभी चिन्मू को अपने सामने नजर आती है एक चमकती हुई जगह, जो कि डेफिनेटली एक ऐसा रुइन होना चाहिए जहाँ पर जान बच सकती है इन सभी की। चिन्मू कहता है कि वो जगह तो उसके गांव से भी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, जिस बात के बारे में चिन्मू को अभी तक पता भी नहीं था। वो कहने लगता है कि जरूर से ये वही जगह होगी जिसके बारे में मुझे बताया था ग्रैंड माँ ने, जहाँ पर फाइनली अंधेरा हो चुका था और फैल चुकी होती है डार्कनेस। ये डार्क एनर्जी हर एक चीज को तबाह करने के लिए काफी थी। इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।